हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की अच्छी तैयारी भी चल रही होगी। आप लोग बता दो, जो पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की 150 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसका ये पार्ट 4 है। आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 तक नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो का 150 को जो क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, इसका यह लास्ट वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चारों पार्ट आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप लोगों से किसी भी प्रश्न का जवाब बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है, जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग से होता है? जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, सीकम जिसको बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ए, अमाशय में होता है। कहाँ पे? अमाशय में होता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और जो आप लोग के सवाल जवाब हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई जरूर किया जाएगा। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगला सवाल है, नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है। नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष कौन सा है? बहुत ही अच्छे सवाल है। आप लोग को ऑप्शन खुद को पढ़ना है, फिर आप लोग को आंसर देना है। सेलुलोज, लिग्निन, लिग्नो सेलुलोज या शर्करा। ठीक है, आप लोग को एक बात और बता दूं, आप लोग जितने भी पढ़ लिए हैं बस आप लोग उतना ही पढ़िए, जितना हो सके आप लोग क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एक्स्ट्रा जितना पढ़ेंगे उतना आप लोग कन्फ्यूजन होगा। अब जितना पढ़ चुके हैं बस आप लोग उतना को रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप लोग एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़िए, इधर उधर बुक लेके अब कोई भी बुक नया नहीं उठाना है। आप लोगों को जो जिस बुक से पढ़े हैं, जिस भी टॉपिक से पढ़े हैं, उसी टॉपिक को आप लोग को रिवीजन करना है। जिस जो क्वेश्चन लगा है उसी क्वेश्चन को बार बार आप लोग को रिवीजन करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसका राइट आंसर जो होगा 102 नंबर का ए होगा, लिग्निन। क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पढ़ो। कौन? एक पौड़ पशु शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? एक पौड़ पशु में शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 90% होती है। कितनी परसेंट? 90% पानी की मात्रा होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गाय व भैंसों में प्रजनन का सर्वोत्तम समय है। गाय व भैंसों में प्रजनन का सर्वोत्तम समय क्या माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन सी, मध्यकाल के प्रारंभ होने के 24 घंटे बाद, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से बनना चाहिए। आप लोग के सामने ऑप्शन है, करनाल, हैदराबाद, आनंद नगर, अबिका नगर। यदि आप लोग नहीं देखे तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। आप लोग को ऑलरेडी एक क्वेश्चन बनना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन हर हाल में आप लोग पढ़े होंगे, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, किसी न किसी क्वेश्चन में और किसी न किसी बुक में आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। बहुत बार आप लोग एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप लोग सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं बनेगा तो आप लोग पहले वाला पार्ट देख लीजिए या आप लोग गूगल कीजिए, लेकिन आप लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने के लिए क्रिया क्या कहलाती है? नर चूजे को अंडकोश को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि क्या है? चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि क्या है? ये है गुदा विधि। क्या है? गुदा विधि, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भैंसों में गला घोटू रोग फैलने वाले कारक का क्या नाम है? यानी भैंसों में गला घोटू किस कारण फैलता है? आप लोग उस कारक का नाम आप लोग को बताना है, किसके कारण फैलता है। इसका राइट आंसर होगा पास्चुरेला फ्लूफेसेप्टिक। क्या हुआ? पास्चुरेला जो है वुफेल सेप्टिक जो होता है उसके कारण यह फैलता है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ, यदि आप लोग
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। आप लोग की पूरी टीम इतना मेहनत करती है, आप लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। सबसे पहले आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और आप लोग जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए कि जितने बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, मिल्क फीवर। क्या होगा? ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टिम्पेनाइटिस एक रोग है। टिम्पेनाइटिस एक रोग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आहार जनित। कैसी ये रोग है? ये है आहार जनित, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी सवाल है, ये होगा 9.40। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा 9.40 कैलोरी। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? जो दुधारू डेयरी पशु होते हैं उनको प्रतिदिन कितना खनिज लवण देना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अपना दूध स्वयं पी जाने वाले गाय की आदत सुधारने के लिए प्रयोग करते हैं। अपना दूध स्वयं पी जाने वाले गाय की आदतों को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है नेक्रेडेलेट। क्या? नेक्रेडेलेट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल, दूध अयन में किस समय उत्पन्न होता है? दूध अयन किस समय उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर समय। क्या होता है? हर समय दूध अयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख ले। अगला सवाल है, दूध के आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व जो होता है यह किससे ज्ञात किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, यह लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आप लोग ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। जो भी आप लोग के मन में डाउट है आप लोग कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल है, हैचिंग के समय कितने समय समय तक चूजों की किस प्रकार की आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 से 72 घंटों तक उसकी आहार की आवश्यकता नहीं होती है हैचिंग के समय, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम सप्ताह ब्रूडर का तापक्रम क्या होता है? प्रथम सप्ताह में ब्रूडर का तापक्रम क्या होता है? इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 3 सप्ताह की आयु के 100 चूजे के लिए रेखीय आहार स्थान की आवश्यकता होगी। कितनी होगी? ये होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी 200 इंच। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, खस्सीकरण की क्रिया की जाती है। खस्सीकरण की जो क्रिया होती है की जाती है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी, नर मुर्गे में। किसमें? नर मुर्गे में, नहीं ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये प्राचन होती है क्राप से। कहाँ से? क्राप से प्रारंभ होती है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दूध की रानी कहा जाता है। दूध की रानी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए बताइए, दूध की रानी किसे कहा जाता है? आप लोग को क्वेश्चन को ध्यान में रखते ही आप लोग के माइंड में जो होता है आप लोग का जवाब आ जाना चाहिए, तभी आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए बताइए, जो लोग इधर उधर घूमते रहेंगे वो तो समझ लीजिए आप लोगों का एग्जाम कैसा जाने वाला है। जो डेली पढ़ाई कर रहे हैं, डेली वीडियो देख रहे हैं जो आ रही हैं, जो अभी तक प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो है आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। मैं सबसे बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जितनी ही वीडियो चैनल पे अपलोड हैं एक बार आप लोग कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होती हैं, इधर उधर की फालतू वीडियो जरूर इस चैनल पर अपलोड आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी, खासकर एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाए सानेन को। क्या होगा? ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बकरी की गर्भावस्था में कितने दिन का होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और एस एकेडमी के आप लोग फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, एस एकेडमी 99 के नाम से आप लोग को मिल जाएगा। बकरी की गर्भावस्था कितने दिन का होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा ऑप्शन बी 150 दिन का होता है। बकरी का गर्भावस्था जो है 150 दिन का होता है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है, नाड़ी गति सबसे कम होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। नाड़ी की गति जो होती है ये होती है सबसे कम, जो होती है ये होती है भैंसों की। क्या होती है? भैंसों की गति जो है सबसे कम होती है। अगला सवाल है, दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? इसका क्वेश्चन आप लोग के पार्ट 3 में सेम टू सेम इसी को क्वेश्चन को करवाया गया है। एक दो क्वेश्चन आप लोग को रिपीट जरूर मिलेंगे, आप लोग को चेक करने के लिए आप लोग सही में वीडियो को देखे हैं कि नहीं देखें, ध्यान से देखे होंगे तो आसानी से इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग को इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा, आप लोग को बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पार्ट 3 वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है, इसका आंसर सभी लोग को लिखना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। गलत होगा तो आप लोग पार्ट 3 देख लीजिए, सही आप लोग को बनता है तो अच्छी बात है। 30%, 50%, 25% या 20%, आप लोग इसको बताना है कि इसका दाने में जो चोकर की मात्रा होती है कितनी होती है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला सवाल है, रेमोन्थी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ होता है? रेमोन्थी पशुओं में जीवाणुओं द्वारा पाचन कहाँ से होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूमेन से। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 100 किलोग्राम शरीर भार पर एक गो पशु को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। शुष्क पदार्थ की जो आवश्यकता होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता है ऑप्शन ए 2.0 से 2.5 किलोग्राम, यानी 2.0 से 2.5 किलोग्राम के बीच आप लोग का होता है। ठीक है, 2 से 2.5 किलोग्राम, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस हार्मोन द्वारा दूध का स्त्रावण होता है? दूध का जो है स्त्रावण होता है, इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, ये होगा पैराथार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? पैराथार्मोन के द्वारा। अगला सवाल है, मेहसान नस्ल का पशुधन किस स्पीशीज में आता है? मेहसान नस्ल का पशुधन किस स्पीशीज में आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा भैंस वन में। किस में आता है? भैंस वन में आता है। अगला सवाल है, एक मिश्रित किसी प्रक्षेपत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कम से कम क्या होता है? एक किसी मिश्रित खेती में पशु का आय जो होता है कम से कम उसका योगदान कितना होता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राइट आंसर का 10% का होता है। कितने परसेंट का? 10% का होता है। चलिए अगला सवाल है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पशुपालन एवं डेयरी विकास की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो पशुपालन और डेयरी विकास की रिपोर्ट होती है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह कृषि मंत्रालय और भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा पशुपालन और डेयरी विकास वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग को लिखना है। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। वर्तमान में जो है भारत में कृषि मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को लिखना है। चलिए अगला सवाल, विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का दुग्ध स्थान में कौन सा स्थान है? ये है प्रथम स्थान। दूध उत्पादन में पूरे विश्व में भारत जो है प्रथम स्थान रखता है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वहीं ध्यान दीजिएगा, प्रथम स्थान भारत में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। वहीं राज्यों में बात की जाए तो राज्यों में यूपी आता है, दूध उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान आता है। ठीक है, अगला सवाल, विश्व में भारत का अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूध में प्रथम स्थान है, अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंडा उत्पादन जो है ये भी अंडा उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। विश्व में अंडा उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। अगला सवाल है, अन्य पशुओं की मांस की तुलना में मछली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि इसमें अधिकता होती है। यानी मछली में किसकी अधिकता होती है जिसको अन्य मांस की अपेक्षा अच्छी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है? किस लिए किसकी अधिकता पाई जाती है मछली में? आप लोग को बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा असंतृप्त जो है असंतृप्त वसा होती है और अम्लों की जो है अधिकता पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, दूध ज्वर की किस तत्व की कमी से होती है?
जो दुग्ध ज्वर होती है किस तत्व की कमी से होती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होती है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से दुग्ध ज्वर बीमारी होती है। ठीक है, अगला सवाल है ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है? ट्रोकार कैनुला जो है किस रोग से संबंधित है? ये है आप लोग ट्रिपोनोनाइटिस जो होती है इस रोग से संबंधित है। अगला सवाल है पुलरोम रोग का पैथोजन होता है क्या होता है? किसके द्वारा फैलता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। ठीक है, अगला सवाल है भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ था? भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ था? ये भी क्वेश्चन आप लोग के पार्ट 1 या पार्ट 2 में ऑलरेडी ये भी क्वेश्चन करवाया जा चुका है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा सन 1968 में भारत में कृत्रिम गर्भाधान का प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा 1968 में। अगला सवाल है गाय के जनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल होता है? गाय के जनन अंग में जो शुक्राणु का जीवन काल होता है कितना होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होता है 25 से 30 घंटे होता है। कितने घंटे? 25 से 30 घंटे होता है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है गाय के जनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि क्या होती है? गाय के जनन में अंडा की जीवित रहने की जो अवधि होती है ये होती है 120 घंटे। कितनी रहती है? 120 घंटे रहती है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है मुर्गियों का श्वसन तथा तापक्रम अधिक होता है? किसके कारण मुर्गियों में जो श्वसन और तापक्रम अधिक होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका भी राइट आंसर होगा इनके शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती है, इसलिए इनके शरीर का श्वसन और तापक्रम बहुत ही अधिक होता है, यानी ऑप्शन जो बी होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मांस के लिए पाले जाने वाले 1 दिन से 8 सप्ताह के चूजे के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? आई होप सभी लोगों को पता भी होगा, इसका राइट आंसर होगा 3312%, यानी ऑप्शन भी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो है आप लोग सामने 43 भारत में गो पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान कार्य के सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा गंजरिया फार्म लखनऊ में प्रारंभ किया था। कहाँ पे? गंजरिया फार्म लखनऊ में सबसे पहली बार प्रकार शुरू किया गया था। अगला सवाल है वे औषधियाँ जो जीवाणु की अभिवृद्धि को रोकती हैं परंतु जीवाणु को नष्ट नहीं करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे औषधियाँ जो जीवाणु को अभिवृद्धि को रोकती हैं परंतु जीवाणु को नष्ट नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रोगी प्रतिरक्षी क्या होते हैं? रोग प्रतिरक्षी क्या होते हैं? रोग प्रतिरक्षी आप लोग ध्यान दीजिएगा ये अपरिवर्तित प्रतिजन होते हैं, अपरिवर्तित प्रतिजन को ही रोग प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। अगला सवाल है वर्ष भर प्राप्त होने वाले हरा चारा है, वर्ष भर जो हरा चारा होता है प्राप्त होता है उस चारे का नाम क्या है? आप लोग पता होना चाहिए, ये होता है नेपियर घास जो होता है हर मौसम में ये हरा होता है। कौन सा? नेपियर घास जो होता है हर मौसम में हरा पाया जाता है, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निष्क्रिय उपार्जित रोधन क्षमता की कितनी अवधि होती है? निष्क्रिय उपार्जित की रोधन क्षमता कितनी उपाधि होती है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 से 20 दिन, यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलन विधि है, पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलन विधि जो है ऑप्शन डी दांत द्वारा होती है। किसके द्वारा? दांत देख के बता सकते हैं कि जो पशुओं की उम्र कितनी है। ठीक है, आकलन उसी से किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है दूध सीरा में बहता है, दुग्ध जो है सीरा में बहता है, आप लोग ध्यान दीजिए दूध सीरा में जो बहता है ये होता है ऑप्शन ए रक्त बहता है। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दूध कूप पशु शरीर में स्थित होती है, दूध कूप पशु में शरीर में स्थित होती है, ये होती है उदर जो है दूध कूप पशु शरीर में स्थित होती है। अगला सवाल है गाय के बछड़े को जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? गाय के बछड़े के जन्म के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1/10 भाग शरीर का भार का, यानी उसका जितना भी भार हो शरीर का उससे 1/10 भाग उसको दूध पिलाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? मुर्गी के शरीर का समान टेम्परेचर कितना होता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 107 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है गाय के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? गाय के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं भेड़ के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। भेड़ के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। वही गाय बकरी भेड़ में सबसे ज़्यादा बात किया है तो सबसे ज़्यादा जो मुर्गियों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना क्योंकि उनमें शरीर में पसीना ही नहीं आता। ठीक है, पसीना विंग्स जो होती है नहीं होती हैं। अगला सवाल है, गाय में साधारण पशु की नाड़ी गति प्रति मिनट क्या होती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 42 से 60 प्रति मिनट होती है, यानी ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। जो साधारण पशु की नाड़ी गति होती है प्रति मिनट 42 से 60 होती है। अगला सवाल है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस पशु को यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। यूरिया नहीं खिलाना चाहिए, ये होगा दूध पीते बछड़े को यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आप लोग के टॉप 4 पार्ट। आई होप आप लोग को इस सभी पार्ट आप लोग देख लिए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन थे। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग को एक और वीडियो मिलेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, वो सभी सब्जेक्ट पर मिक्स होगी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा। धन्यवाद।